साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है आपकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 8 जनवरी को आपका एग्जाम होना तय है। देखिए, अभी आयोग की वेबसाइट पे से 8 जनवरी डेट हटाई नहीं गई है, ना ही उसमें कोई अपडेट किया गया है। तो ये मान के चलिए आपका एग्जाम 8 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी एडमिट कार्ड आ गया और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे उनका भी एडमिट कार्ड आ गया, यानी कि जो आपका एमपीपीईबी है वो बिल्कुल स्पीड पकड़ चुका है और हर एक एग्ज़ाम वो अब कंडक्ट कराने की तैयारी में है। ठीक है? तो इसलिए अफ़वाहों पर ध्यान मत दीजिए कि पुलिस की डेट आगे बढ़ेगी या जो भी होगा। अभी तक आप ये मानिए क्योंकि कोई अपडेट नहीं है, तो 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना तय है। समय कम बचा हुआ है, बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं एमपीजीके और जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम चुन-चुन कर आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ प्रश्न आपको सरल लगेंगे लेकिन आपको हम ट्रिक बताएँगे कि सरल प्रश्नों को क्यों सॉल्व करना है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए सरल प्रश्नों को सही करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, मेन टॉपिक हम आपको यहाँ पर बता देंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज़ करके ये पूरा जो भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, सबको पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। उन्होंने द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। किसे? रवीन्द्रनाथ टैगोर को द बर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जनगण मन की जो रचयिता हैं, वो भी आपके गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। साथ ही साथ में आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, उसके भी रचनाकार कौन है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है? बाकी ये पूरी जानकारी दी है, वीडियो को पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं। गीतांजलि के लिए इन्हें सबसे पहले भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको मिला था 1913 में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? देखिए यह प्रश्न आपको बहुत सरल लग रहा है, लेकिन अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम्स हुआ है, ठीक है? तो जो सरल-सरल प्रश्न थे ना, लोग उसको गलत करके आए, क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप सरल प्रश्नों को गलत करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कठिन प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सरल प्रश्नों को गलत किया, तो जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है ना, उसमें आप मात खा जाएँगे। क्योंकि यह ऐसा प्रश्न होगा जिसको हर कोई अटेम्प्ट करेगा और हर कोई सही करेगा, ठीक है? अगर आपने गलत कर दिया तो आप भले ही आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन में आप 0.25 या फिर 0.50 नंबर आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सरल प्रश्नों को ध्यान से देख कर के और सही से सॉल्व करना है। नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता या फिर अमृतसर, सबको पता होगा इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब में हुआ था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर, पंजाब में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है यहाँ पर जो है एक जनसभा बुलाई गई थी, जिसमें जो है जनरल ओडायर ने आकर के यहाँ पर मतलब भीड़ पर जो है गोली-वोली चला दी थी। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उस समय नरसंहार के दौरान पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओडायर। और वहाँ पर फायरिंग किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने वहाँ पर जो है फायरिंग करवाई थी। कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फायरिंग में माइकल ओडायर लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा माइकल ओडायर उस समय पंजाब के गवर्नर थे और फायरिंग करवाई थी रेजिनाल्ड ओडायर ने, ठीक है? चलिए एक बात और आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा चरण पादुका नरसंहार जो छतरपुर में है, उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। यह आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? एमपीजीके का प्रश्न है। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप लोग बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। नर्मदा, ताप्ती, ब्यास या फिर गंगा? बताइए किसकी सहायक नदी है तवा नदी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं प्रश्न के बारे में। तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इस जगह पर आकर के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत लगा कर के आते हैं। नर्मदा नदी तो है ही सबसे लंबी भारत मध्य प्रदेश की, लेकिन नर्मदा नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन-सी है? तो वो आपकी तवा नदी है, याद रखिएगा, ठीक है? इसकी उत्पत्ति सतपुड़ा रेंज से होती है तवा की, या होशंगाबाद जिले में आकर के
नर्मदा से मिल जाती है। लंबाई 172 किलोमीटर है, यह भी आपको याद रखना है। तवा नदी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है, जो है आपका ज़ीरो आवर एक ऑपरेशन चला था, ये भी सबको याद है, ठीक है? लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, यह बता दीजिए। तो अगस्त आंदोलन कहते हैं, असहयोग कहते हैं, सविनय अवज्ञा कहते हैं, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन था, यह आपको याद रखना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगस्त आंदोलन जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का कारण भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था, ठीक है? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मानस नेशनल पार्क? बताइए कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि मानस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है। तो सर ये मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आइए आपको बताते हैं कहाँ पर है मानस नेशनल पार्क। देखिए, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बाकी माधव की बात करें तो ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और 27 इसके बीच से गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहां से राजमार्ग नंबर 3 और 27 इसके बीच से होकर गुजरते हैं। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इस पार्क से पृष्टी नदी गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। पृष्टी ना होकर के यहाँ पर आप, हाँ, पृष्टी नदी जो है वो आपकी यहाँ से होकर के गुजरती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये कुछ कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो हमने आपको इस प्रश्न के साथ में जो है कंप्लीट करा दिए। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को कैसे भी आपको गलत नहीं करना है। क्यों नहीं करना? हमने आपको नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा ऑलरेडी बता दिया। इससे पहले वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारत में जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कितनी प्रतिशत? तो आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत में कुल उत्पादन का 24.7% दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की दाल का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य या फिर सोया प्रदेश भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, या फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर सर पैंथिक लॉरेंस? आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है इस प्रश्न का। तो सही आंसर है बी, यानी कि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया था। इसीलिए इस सीमा रेखा को जो है रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, ये याद रखिएगा। प्रश्न अब पहले पूछा जाता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, सबको पता था रेडक्लिफ, लेकिन अब पूछा जाता है उस सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो थोड़ा-सा यहाँ पर लेवल आपको मतलब हाई मिलेगा, क्योंकि 4000 ही पोस्ट हैं और 4000 पोस्ट पर लगभग आपके 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो कॉम्पिटिशन तो आपको टफ देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरल प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, सरल प्रश्नों पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है? वो आपको फ़ायदा भी दिला सकते हैं, वो आपको घाटा भी दिला सकते हैं। अगर आप उन प्रश्नों को सही करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा दिलाएँगे, लेकिन अगर आप गलती से उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो 0.50 मार्क्स आपके कट सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है? चलिए, 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई, ठीक है? 15 अगस्त को विभाजन हो गया था और जो सीमा रेखा वो 17 अगस्त को खींची गई थी, ठीक है? सीमा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आयोग कौन सा था? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजन के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? रास बिहारी बोस, जीसी गोखले, एनी बेसेंट, या फिर एमजी रानाडे? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने भारत में होम रूल जो है आंदोलन शुरू किया था और इन्हीं के द्वारा होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। देखिए, दो लोग थे होम रूल लीग से जुड़े हुए। इसमें एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है? एनी बेसेंट आयरिश स्वशासन की एक प्रबल समर्थक थी, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? मुश्किल से 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा, एक बस लाइक का बटन आपको प्रेस करना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चीन सागर के चक्रवाती तूफान को किस रूप में जाना जाता है? यह आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है, ठीक है? बताइए, चीन में जो चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है, बवंडर कहा जाता है, प्रचंड तूफान या फिर टाइफून कहा जाता है या फिर झंझावात कहा जाता है? आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि प्रचंड तूफान या फिर टाइफून कहा जाता है चीन में आने वाले चक्रवाती तूफानों को। तो बाकी के जो 3 हैं सर, उनको किस देश में क्या कहा जाता है? आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ चक्रवाती तूफान का नाम है, दूसरी तरफ स्थान का नाम है, ठीक है? तो जो चक्रवात होता है वो हिंद महासागर भारत में इसको चक्रवात कहा जाता है। प्रचंड तूफान जिसे टाइफून कहा जाता है, ये पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में आता है, यानी कि फिलीपींस और जापान में ये तूफान आता है। झंझावात कहाँ पर आता है? तो अटलांटिक महासागर यानी कि यूएसए में झंझावात आता है, और विली विली जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को कहा जाता है। चारों नाम आपको याद रखने हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अति सरल प्रश्न, लेकिन इस अति सरल प्रश्न को भी अगर आप गलत करके आते हैं, तो ये आपका नंबर काटने वाला प्रश्न है, ठीक है? एम कौल, जी.वी. मावलंकर, एम.ए. अयंगर और सरदार हुकुम सिंह। बताइए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि जी.वी. मावलंकर जो हैं वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा में एक महाराष्ट्र परिवार मराठी परिवार में हुआ था, ठीक है? बाकी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं, और 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये प्रश्न अतिरिक्त पूछे जा सकते हैं, मगर आप याद रखिएगा, जो जीवी मावलंकर हैं वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यह आपको याद रखना है। स्पीकर भी लोकसभा अध्यक्ष को ही कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद? आइए आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग जो हैं, आत्माराम पांडुरंग जो हैं, वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक है? बाकी आर्य समाज दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, शुद्धि आंदोलन भी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था, ठीक है? शिकागो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों की पश्चिमी भारत में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, एकेश्वरवाद से संबंधित है, यानी कि ईश्वर एक है, यह इनका मानना था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, यह प्रश्न कई बार कंफ्यूज करता है, लोग गलत करके आते हैं। इस प्रश्न पर पहले आप आंसर दीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि कहाँ पर गलती हो सकती है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर भोपाल, कहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए आंसर देखते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आंसर इंदौर लगा दिया है, लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर जनसंख्या नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो भोपाल में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, शहरी जनसंख्या, तो वो आपका इंदौर हो जाएगा। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है? प्रतिशत पर जरूर गौर कीजिएगा। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो वो डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पहले पर इंदौर है, फिर भोपाल है, फिर जबलपुर है, ठीक है? तो प्रतिशत और नॉर्मल में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है? मध्य प्रदेश की 72.37% आबादी गांव में रहती है, और 27.63% आबादी जो है वो शहरों में रहती है। हरदा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो वो भी आपका इंदौर है। ये फैक्ट थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रीवा में पूर्वा जलप्रपात किस नदी का निर्माण करता है? मतलब किस नदी का निर्माण जो है पूर्वा जलप्रपात के द्वारा किया जाता है? तमसा या फिर टॉन्स कहते हैं, विपुल, चचाई या फिर पार्वती? आइए आंसर देखते हैं। तो पूर्वा जलप्रपात के द्वारा किस नदी का निर्माण होता है? सही आंसर है ए, यानी कि तमसा, या फिर जिसे हम टॉन्स भी कहते हैं। इस नदी का निर्माण पूर्वा जलप्रपात के द्वारा किया जाता है। देखिए, पूर्वा जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में रीवा जिले में जो है आता है। पूर्वा जलप्रपात रीवा पठार के माध्यम से उतरते समय उत्तर की ओर बहने वाली टोंस नदी है, जिसे तमसा नदी कहते हैं, 70 मीटर की खड़ी खाई बनाती है, जिसे पूर्वा कहा जाता है। यानी कि जो तमसा नदी का पानी है वो 70 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसे पूर्वा जलप्रपात कहते हैं। पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, रीवा में पूर्वा जलप्रपात है। रीवा में ही चचाई जलप्रपात है, जो बीहड़ नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन से क्रम का राज्य है? क्षेत्रफल की बात की जा रही है, याद रखिएगा, पहला, चौथा, तीसरा या फिर दूसरा? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि दूसरे क्रम का राज्य है मध्य प्रदेश, जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए,
पहले क्रम पर कौन है? राजस्थान है और जिसकी राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जिसकी राजधानी भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, मुंबई राजधानी है, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा है, जिसकी पणजी राजधानी है और प्रमोद सावंत वर्तमान में वहाँ के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत बार यह प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, जेल प्रहरी में भी पूछा जा चुका है। जेपी नारायण, जिन्हें जयप्रकाश कहते हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी। आंसर देख लें, सही आंसर है सी, यानी कि विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन से संबंधित थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे भारत के सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक और अहिंसा और मानव अधिकारों के समर्थक थे। भूदान आंदोलन भारत के भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत था। देखिए, हम भूदान आंदोलन के बारे में आपको बता दें तो यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके पास ज़्यादा भूमि है, वो अपनी भूमि उन किसानों को दान कर दे जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है। यानी कि सब में समानता लाने के लिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शुरुआत अपने से ही की थी, सबसे पहले इन्होंने अपनी भूमि को दान किया था। किसने? विनोबा भावे जी ने। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आपको पता है। यह कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज, विंध्यन रेंज, मैकाउल रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, यानी कि सतपुड़ा रेंज में है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। देखिए कुछ जानकारी। तो दक्षिण मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के पास धूपगढ़ की चोटी, जिसकी 4,429 फीट ऊंचाई है, 1350 मीटर में इसकी ऊंचाई है। दोनों याद रखिएगा, फीट में भी पूछते हैं और मीटर में भी पूछते हैं। तो फीट में बात की जाए तो 4,429, मीटर में बात की जाए 1350 मीटर। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में है, हिमाचल में है, कश्मीर में है या फिर अरुणाचल में है? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देख लीजिए। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 8,586 मीटर है, जिसे कंचनजंगा हिमालय हिमालय कहा जाता है। ठीक है, यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नदी कौन-कौन सी निकलती है? तो पश्चिम में तमूर नदी, उत्तर में लैनहुकचू और जोनसंग ला और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा इसका सीमांकन किया जाता है कंचनजंगा पहाड़ी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन वही बात, सरल प्रश्न कभी गलत नहीं करना। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश में है बाणसागर बांध। आपको हमने बताया भी था किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। सोने का बांध ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रखेगा बाणसागर बांध सोन नदी के ऊपर स्थित है। देखिए, अन्य राज्यों में कौन-कौन से बांध महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? आइए देख लेते हैं। महाराष्ट्र का कोयना डैम जो है वो पूछा जाता है। गुजरात का सरदार सरोवर बांध, मिट्टी बांध, उकाई बांध, दंतेवाड़ा बांध, ये सब बांध गुजरात में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कल्याणी बांध, कमंडलू बांध, ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध, बाणसागर बांध, केरवा बांध और ओंकारेश्वर बांध, ये सभी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए सबसे पहले कौन भारत में आया था? इनमें से कौन ऐसा था जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए सबसे पहले भारत में आया था? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि पुर्तगाली लोग जो हैं वो सबसे पहले भारत में आए थे व्यापार के उद्देश्य से। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत में कालीकट में आया था। अटलांटिक महासागर के माध्यम से पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था। ठीक है, पुर्तगालियों को डच के द्वारा पीछा किया गया और उन्हें 16वीं शताब्दी के मध्य भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की थी। तो पुर्तगाली के बाद डचों ने आने का यहाँ पर प्रयास किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह पूछा जाता है कि पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था जो भारत में आया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कोचीन में बनाया था, पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी, यह भी आपको याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो भी पुर्तगालियों के द्वारा चालू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी पर लटकाए गए तीसरे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। तीसरे स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा है, दो लोगों का नाम आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास या फिर सुखदेव थापर। तो कौन था यहाँ पर राजगुरु और भगत सिंह के साथ में फांसी पर चढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? आइए आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि सुखदेव थापर थे, वो तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ में फांसी पर चढ़ाया गया था, शहीद हो गए थे 23 मार्च 1931 को। इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई थी। उन्हें यह सजा 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए दी गई थी। ये भी आपको पता ही होगा, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी गोली मार करके। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए, एमपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।